अवधारणा ये है। जी दिनेश जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं आऊंगा राहुल जी आपके पास। अभिव्यक्ति भाषा के बिना तो संभव नहीं है। किसी भी देश की पहचान, रीजन की पहचान उसकी अपनी भाषा होती है। क्षेत्रीय भाषाओं का अपना महत्व है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भारत में भी लगभग 1635 तर्क संगत भाषाएं हैं और 234 से अधिक पहचान योग्य मातृभाषाएं हैं, इंक्लूडिंग डायलेक्ट्स। रीजन वाइज हर जगह कहते हैं ना, कुछ मील पे ही भाषा बदल जाती है। आप तो भाषाविद भी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी है। कार्यक्रम भी इसलिए आयोजित किया गया कि आप जैसे विद्वानों को हम सुन सकें, लाभान्वित हो सकें। भाषा पर चर्चा कम ही होती है। कोई गोष्ठियां हों, इस किस्म के कोई सेमिनार हो तो और बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी इन विषयों के बारे में चर्चा थोड़ी सी कम ही होती है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस विषय को उठाकर आप जैसे विद्वानों से बात की जाए, बेहतर समझ पैदा की जाए। राहुल जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी, जो भी आपके ऊपर सोच है, आपके विचार हैं इस विषय पर। राहुल जी। धन्यवाद दिनेश जी, मुझे बहुत खुशी है आपके इस कार्यक्रम में पहली बार आके, और अपने सारे मित्र ही यहाँ बैठे हैं, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये सब इसमें अगर आते रहते हैं तो मुझे अब पहली बार आज ही क्यों बुलाया गया। देखिए, ये मेरी शिकायत। उसके लिए दोषी मैं हूं सर। बिल्कुल सर, मैं खुद सर से शिकायत करने वाला था कि राहुल सर का सानिध्य पहली बार क्यों मिल रहा है इस चैनल पे। आपके साथ तो कई बार हमें होना चाहिए था। नहीं, ये तो मेरे लेकिन इसका श्रेय देने से मुझे देंगे आप। जी, मैंने ही सजेस्ट किया राहुल जी को सुबह। जी सर। तो राकेश ने बहुत ही अच्छी बात कही, बिल्कुल जो बुनियादी सच है, सत्य है इस पूरे मुद्दे का। मैं रात को जैसे आपको बता रहा था 2:30 बजे कल लौटा हूँ। रात को बेंगलोर में था, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी थी जिसमें कर्नाटक में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों के कई सौ अध्यापक थे, उनका एक सम्मेलन था। ये इनमें से 90-95% लोग कन्नड़ ही है, कर्नाटक के ही हैं, कन्नड़ भाषी हैं, मातृभाषा उनकी कन्नड़ है और वो हिंदी पढ़ाते हैं। तो देखिए, मातृभाषा का पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा को देखने की दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है जो उसको एक अभिव्यक्ति और संवाद का माध्यम के रूप में देखती है, वो भाषा की एक उपयोगितावादी दृष्टि हुई, जिसके हम अंग्रेजी में कहेंगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच है कि भाषा एक उपकरण है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पाते, समझ पाते। मैं समझता हूं कि ये मेरी दृष्टि में कम से कम ये दूसरी उसकी भूमिका है, द्वितीयक है, सेकेंडरी है। उसका इससे ज्यादा बड़ी भूमिका और उस जो काम है वो है कि वो हमारी चेतना का, हमारे आत्मबोध का निर्माण करने वाली शक्ति है। तो ये केवल एक वाचिक लेन देन की भाषा नहीं है, क्योंकि ये हम अपनी मातृभाषा में तब जन्म लेते हैं और उसमें जीने लगते हैं जन्म के बाद से ही, और हमारा संवाद तो बहुत बाद में शुरू होता है। बच्चा बोलना बाद में शुरू करता है, लेकिन तब तक अपनी मातृभाषा और अपने मातृ परिवेश के माध्यम से उसकी चेतना के जो प्रमुख अंग हैं, अवयव हैं, वो काफी बन चुके होते। तो मातृभाषा और भाषा भी, वो दुनिया से हमारा रिश्ता क्या है, कैसे जुड़ा है, एक हर व्यक्ति का रिश्ता एक बिल्कुल अलग होता है, वही हमको अद्वितीय बनाता है। उसका एक बहुत बुनियादी कारण और उसकी बुनियादी निर्माणकारी शक्ति है भाषा। दूसरी बात कि हमारा जो आत्मबोध है, जैसे अभी राकेश एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, वो हम सबका अनुभव है कि हम सबकी अलग अलग मातृभाषाएं हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में हमको ये दिखता है कि ये जो संकोच की वो बात कर रहे थे, वो संकोच सबको अनुभव होता है। तो उसमें केवल भाषा ही मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है कई कारण हैं। एक तो ये कि
जो हमारे समाज में कई अनुक्रम बने हुए हैं, हायरार्कीज बनी हुई हैं, जिनमें सामाजिक अनुक्रम है, जातीय अनुक्रम है, धर्म के अनुक्रम हैं, आर्थिक अनुक्रम है और सांस्कृतिक अनुक्रम है। तो एक जैसे थोड़े दिनों बाद ही एक बच्चे को भी समझ में आने लगता है कि मैं अगर गांव में रहता हूं और कुछ बच्चे, कुछ दूसरे लोग शहर में रहते हैं, तो उनमें और मुझ में अंतर क्या है। उनके कपड़ों में अंतर है, उनके घरों में अंतर है, उनके पास जो उपलब्ध हैं उनको साधन, जीवन शैली, उनके तौर तरीके, उनकी भाषा, सब वो अंतर बच्चे को बिना कहे, वो जब अबोध होता है तो भी वो समझ में आने लगता है, उसके भीतर चेतना में बैठने लगता है। तो ये जो संकोच है, ये केवल भाषिक संकोच नहीं है। मैं चाहूंगा राकेश भी इस पर जरा वर्क करें। ये सारी चीजों, जो भी चीजें हमारे और दूसरे के बीच में अंतर पैदा करती हैं और वो एक अनुक्रम में, एक हायरार्की का निर्माण करती हैं, उन सबके कारण ये संकोच पैदा होता है। क्षेत्रीय संकोच भी है सर, क्षेत्रीय जो पहचान होती है, आपने बिल्कुल सही ध्यान दिलाया। जी सर। तो पहचान तो थोड़ा अलग है, मैं उसको अभी अलग कर रहा हूँ। ये तो पहचान का एहसास होने से पहले की जो हमारी चेतना में, बिना बच्चे की चेतना में, मैं बच्चे के स्तर से बात कर रहा हूँ, ये अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। उसके कारण अपने आप एक ये भाव होने लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है। मेरा घर ऐसा है, उसके पास, उसका घर ऐसा है। मेरे पिता पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं, उसके पिता स्कूटर या कार में चलते हैं। ये दिखने लगता है मेरा भी, हम सबका अनुभव यही रहा होगा, मेरा भी यही था। तो वो भी एक हमारे आत्मबोध का निर्माण करता है। तो उसमें एक अपने कमतर होने का एहसास धीरे धीरे बच्चे की और हम सब की चेतना में बैठने लगता है, और वो बहुत लंबे समय तक, लगभग पूरे जीवन हमारे साथ रहता है, हम उसको उसका एहसास करें या ना करें। तो मातृभाषा भी उसी से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि मातृभाषा का मतलब है, अगर आप ग्रामीण परिवेश के हैं तो आप एक गांव के हैं, आपके गांव में घर है, आपके रिश्तेदार, आपका वो पूरा एक जीवन शैली हम जानते हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। वो दुनिया अलग है, शहर की दुनिया अलग है। तो ये जो अंतर है, इसका एक कारक भाषा है, और भाषा उसका एक उसको बढ़ाने वाली चीज भी बन जाती है। हम जानते हैं गांव के व्यक्ति को शहर में आके संकोच होता है ना, संकोच का अनुभव होता है ना। हम लोग जाते हैं, हम हिंदी वाले या भाषा वाले जाते हैं, किसी बड़े अंग्रेजी के माहौल में चले जाएं, अंग्रेजी की गोष्ठी में उसमें चले जाएं, बड़ी जगहों पर चले जाएं, तो हमें एक संकोच होता है ना। हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन एक है। तो ये सारी एक बड़ा जटिल है मामला मनोविज्ञान का। ये भाषा की, मेरी दृष्टि में भाषा हमारे आत्मबोध का निर्माण करने वाली इस तमाम जो कारक हैं, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक ये भी होता है। और ये जो बुनियाद में ही बैठ जाता है चेतना में बच्चे की, वो सारा जीवन साथ रहता है। कम ज्यादा हो सकता है, वो अगर बहुत सजग, आत्म जागरूक है, जगा हुआ अपने प्रति, तो धीरे धीरे वो अपने को इन प्रभावों से मुक्त कर सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा लोग बहुत कम कर पाते हैं। तो ये भाव कि मेरी मातृभाषाएं आमतौर पर कुछ लोगों को छोड़कर ग्रामीण होती हैं, जिन्हें हम बोली कहते हैं। और ये जो आपने आंकड़े गिनाए दिनेश जी, आंकड़े कई तरह के हैं जी। मैं नहीं जानता आपने कहाँ से आंकड़े लिए हैं, क्योंकि अगर आप केवल मातृभाषाओं की बात करें तो जो 2011 में जनगणना हुई थी, जिसके आधार पर भाषा के सरकारी आंकड़े हमें उपलब्ध हैं, उसमें जो मातृभाषा के रूप में जो लोगों ने, उसको रिटर्न कहते हैं, अगर आप देखेंगे, आप तो परिचित होंगे सरकारी भाषा, और IRS हैं तो रिटर्न सभी होंगे, लेकिन ये एक भाषिक रिटर्न होता है। जो लोग अपनी भाषा के बारे में जनगणना करने वाले व्यक्ति को बताते हैं, उसको कहते हैं रिटर्न। तो 19,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी मातृभाषाओं के नाम गिनाए। 19,000, 234-35 का मामला नहीं है ये। और जो उन सबको रैशनलाइज करके, ये मैं सरकारी भाषा बोल रहा हूं, रैशनलाइज करके जो आंकड़ा निकाला, वो है 1600 मातृभाषाएं। तो ये कई, इसमें भी विवाद है कि कौन सा वर्गीकरण सही है, कौन सा कम है। वर्गीकरण का भी एक अपनी समस्या है। वैसे जैसे मातृभाषा की भी, परिभाषाओं की भी समस्या, 4 तरह की परिभाषाएं हैं संसार में मातृभाषा को लेकर, कोई एक परिभाषा नहीं।
और लोग अपनी अपनी समझ से अपने अलग अलग परिभाषाओं को ध्यान में रख के बात करते हैं, उससे भी भ्रम बहुत पैदा होते हैं। एक मातृभाषा वो है कि जो हमें जन्म से मिलती है, एक वो है जिसे हम समझते हैं वो हमारी मातृभाषा है, या ये आंतरिक कारण है, दूसरा ये कि दूसरे समझते हैं ये हमारी मातृभाषा है। और उसका चौथा आयाम है कि फंक्शन, यानी काम, किस काम में, किस भाषा में हमारी सिद्धता सबसे ज्यादा है, जिसमें हम ज्यादा सिद्ध हैं, जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ये चार परिभाषाएं हैं। ये भाषाविद, मैं भाषाविद नहीं हूँ, भाषाविद वही होता है जिसने भाषा विज्ञान विधिवत पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा। मैं केवल भाषा के बारे में समझने की कोशिश करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। हमारे लिए आप भाषा के विद्वान हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि भाषा विद्वान कैसा होता है, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। अब आपको भाषा विद्वान देखना हो तो विद्यानिवास मिश्र को देखिए, उदय नारायण तिवारी को देखिए, उदय नारायण सिंह हैं अभी, उनको देखिए। ये भाषाविद हैं। हमारे डीपी पटनायक हुए, अलग अलग विज्ञान का अनुशासन है, आप सब जानते हैं, और मैं उसमें बिल्कुल शून्य हूं। तो ये कई मातृभाषा अब हमारे साथ रहती है, लेकिन वो हमारे लिए इन सारी चीजों के बावजूद इसलिए जरूरी है कि हम संसार से और अपने संसार का निर्माण जिन जिन चीजों से करते हैं, उसमें एक मातृभाषा हमारी आती है। और जैसे माँ हमारे लिए है, और उसकी भूमिका दूसरी क्या है, और सीधी उपमा मैं देता हूं, जो काम हमारे शरीर के निर्माण में पहले हमारी माँ का गर्भ करता है और जन्म के बाद माँ का दूध करता है, वही हमारे अंतः शरीर और हमारे व्यक्तित्व या हमारी चेतना के निर्माण में गर्भ से पहले, यानी शुरू के बिल्कुल होश के कुछ साल पहले तक, कुछ साल में ये करती है, और जब माँ का दूध करता है। तो ये मातृभाषा की भूमिका है, माँ के दूध की भूमिका है उसकी, और गर्भ की भूमिका है। तो माँ का दूध भी छूटता है थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे निर्भर होता है कि बच्चे की आंतरिक पुष्टि हुई है कि नहीं, उसको आंतरिक रूप से पुष्ट करने वाले तत्व उस बेहद महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण काल में मिले हैं कि नहीं। कई बार मातृभाषाओं से हमको उस परिवेश से अलग कर दिया जाता है, बहुत से बच्चों के साथ होता है। तो फिर दूसरे प्रभाव पड़ने लगते हैं, दूसरी भाषाएं, गांव से जल्दी से बचपन में ही अगर शहर आ गए तो फिर शहर की भाषा का जो एक ज्यादा मानक भाषा होती है, सर्व स्वीकृत भाषा होती है, बहुत बड़ा वर्ग उसका इस्तेमाल करता है, वो हमारी चेतना में जाने लगती है, हमारी दूसरी भाषा बनने लगती है। और हमने अगर ध्यान नहीं दिया, या हम गाँव नहीं गए, गाँव से कट गए, तो फिर हमारी मातृभाषा सिर्फ लगभग लुप्त हो जाती है, वो कुछ टुकड़ों में बची रह जाती है। ये सारी चीजें भाषाविदों को पता है, आज से नहीं कम से कम 50 साल से पता है। भारत के शिक्षाविदों को भी पता है, जिन्होंने पढ़ा है। लेकिन एक अजीब बात ये हुई है भारत में, वो उसको भी एक औपनिवेशिक प्रभाव के रूप में ही देखा जा सकता है, और कोई है नहीं, कि हमने राष्ट्र राज्य के रूप में आने के बाद ही, 1947 के बाद ही, राज्य ने अपनी संपूर्णता में और समाज में ने भी भाषा पर ध्यान देना छोड़ दिया। बावजूद इसके कि पहले राधाकृष्णन आयोग से लेकर अंत में अंतिम आयोग तक शिक्षा पर जितने आयोग बने हैं, सबने एक स्वर से मातृभाषा में नीचे से ऊपर तक सारी शिक्षा देने की वकालत की है, इसको कभी लागू नहीं किया गया। अभी लोगों के दिमाग में यह है कि इतनी भाषाएं हैं हमारी, इनमें कैसे शिक्षा दी जाएगी साहब। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी रोक लूं क्या, या कुछ पहले और बात कर रहे हैं हम लोग? नहीं, आप अपनी ये बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आनंद जी और विनोद जी के पास जाता हूँ। ये बात पूरी कर लीजिए। एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये दृष्टि और भाव और भाषा को महत्व देने के एक उदाहरण के रूप में, भारत संसार के उन 2-3 देशों में है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा भाषिक विविधता पाई जाती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा जो भाषाई विविधता वाला देश है वो है पापुआ न्यू गिनी, पैसिफिक में एक द्वीप समूह है। उसकी कुल आबादी 50 लाख है, और उसमें भाषाएं कितनी है?
लगभग 850, 850, क्योंकि छोटे छोटे कबीले हैं, हर कबीले की अपनी भाषा है और बहुत सारे द्वीप हैं, एक द्वीप में भी अलग अलग कबीले हैं। तो इस तरह से अब आप सोचिए कि कैसा वो देश होगा। वहां भी पहले औपनिवेशिक भाषा रही, उस पर अंग्रेजों का शासन था, सब कुछ हुआ, फिर वो हटाया गया, पहले स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसके बाद एक लंबा आंदोलन चला, अपनी भाषा के लिए आंदोलन, और अंत में आज स्थिति ये है, 1-2 साल पहले तक की स्थिति थी, उसको क्रांति कहा जाता है वहां एक तरह से, कि ये छोटा सा देश जिसके आर्थिक संसाधनों की कल्पना हम और आप कर सकते हैं, वो अपने यहाँ 435 भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देता है। 435। और भारत को देखिए, हम तो मतलब महाशक्ति हैं, विश्वगुरु हैं, पता नहीं जो भी हैं लेकिन हम अपने यहाँ मुश्किल से 30 या 35 भाषाओं में शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चों, 50 भी नहीं। वो भी आधी अधूरी। वो कैसी शिक्षा है उस पर तो अभी चर्चा ही अलग है, छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश सरकार को कितने 73-74 साल लग गए, उसने 2 साल पहले काम शुरू किया जो पहले दिन से होना चाहिए था, और हर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी, इनमें प्राइमर यानी जो प्राथमिक पुस्तिकाएं होती हैं बच्चों के लिए, प्राइमर बनाए हैं अभी 2 साल पहले जी। यही तरीका है, इतना कठिन कुछ है ही नहीं। तो उसके कारण बहुत सारे जो भारत के विकास में बहुत समस्याएं हैं और बहुत असमानता की समस्याएं हैं, हमारी औपनिवेशिकता हमें बार बार दिखती है, एक दासता अभी भी बनी हुई दिखती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण भाषा पर, मातृभाषाओं पर, परिवेश और स्थानीय भाषाओं पर ध्यान न दिया जाना, और अंग्रेजी माध्यम को प्रमुखता देकर देश के लगभग 90% लोगों को उच्च शिक्षा से, उच्च ज्ञान से और विकास के उच्च अवसरों से वंचित किया जाना है। ये 75 साल से हम यही कर रहे हैं। बिल्कुल। 90% लोगों के साथ विकास के दरवाजे बंद कर देना एक सीमा के बाद।